हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ICAR IARI टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट थर्ड, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड उन टॉप मोस्ट क्वेश्चंस का जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत है आज का विचार, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए दोस्तों, हमें मुश्किल को देख के डरना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। ठीक है दोस्तों, और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों को इसका जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? झांसी, ग्वालियर, वाराणसी, लखनऊ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं झांसी, वो बिल्कुल गलत है। ग्वालियर ये भी नहीं होगा, लखनऊ ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वाराणसी। ठीक है, इनका जन्म जो था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों, ये कब हुआ था? 19 नवंबर। जो जन्म था रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों, ये 19 नवंबर 19 नवंबर 1828 को कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जो ये झांसी है, झांसी से इनका क्या रिश्ता था दोस्तों? झांसी से इनकी शादी हुई थी। झांसी से क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1842 में। झांसी के जो नरेश थे, यानी कि झांसी के जो राजा थे दोस्तों, गंगाधर राव। झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ विवाह। ठीक है, मात्र 14 वर्ष की, ये इनकी उम्र कितनी थी उस समय? मात्र 14 वर्ष की थी जब इनकी शादी हुई थी झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ में। ठीक है दोस्तों, अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत चीज़ें हम बताएंगे, ध्यान से देखते रहना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होंगे दोस्तों। इनके बचपन का जो नाम था दोस्तों, बचपन का नाम क्या था दोस्तों इनका? मणिकर्णिका। ठीक है, बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। ठीक है, और ये घुड़सवारी, तलवारबाजी में इन्होंने प्रांगत जो थी वो बचपन में ही हासिल कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात कर लेते हैं ग्वालियर। ग्वालियर जो था, ग्वालियर से इनका क्या रिलेशन था दोस्तों? ग्वालियर के किला जो था, ग्वालियर के किला से इन्होंने क्या किया था? युद्ध की शुरुआत। ठीक है, जो युद्ध कब हुआ था? 1857 में। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं। ये तो आप लोगों को पता हो गया है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो दोस्तों बदल कर क्या कर दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया बताइए, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया। ठीक है। अठारह सौ 50 में दोस्तों जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एक इनके दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र जो गोद लिया पुत्र था दोस्तों, क्या नाम था उसका, दामोदर राव। इनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश राज था उस समय शासन किसका था, अंग्रेज़ों का। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उस समय एक नीति आती है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, हड़प की नीति। ठीक है। या फिर इसी को क्या कहा जाता है, व्यपगत का सिद्धांत। क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों हम बता रहे हैं व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य जानते हो दोस्तों क्या था उस समय, और ये लाया किसके द्वारा गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जिन क्षेत्रों में किसी राजा के मतलब पैतृक संतान नहीं है, यानी कि उसका कोई वारिस नहीं है, उन क्षेत्रों को क्या किया जाता था, उनको हड़प लिया जाता था और ब्रिटिश साम्राज्य में उसे शामिल कर लिया जाता है। यही घटना यहाँ पर भी दोस्तों हुई थी। ठीक है, यही घटना यहाँ पर भी हुई थी। 1853 में दोस्तों क्या होता है, 1853 में जो झांसी था, झांसी को हड़प लिया जाता है। ठीक है, यानी कि हड़प नीति का शिकार जो पूछा जाए क्वेश्चन कि झांसी कब बना था, 1853 में। झांसी जो था इसकी हड़प नीति का शिकार 1853 में बन जाता है। ठीक है। और इनके जो दत्तक पुत्र था उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने मानने से, मतलब ये जो था लॉर्ड डलहौजी, उसे मानने से इनकार कर दिया था और झांसी को हड़प लिया था। ठीक है, इसीलिए 1857 की जो क्रांति होती है उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी की, ये कब हुई थी, 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त होती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों पहली बार रेल चली थी, आप लोगों को पता होगा। और पहली ट्रेन 1853 में। ठीक है, पहली ट्रेन जो थी डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। 1853 पहली ट्रेन। और एक दोस्तों जिसे कहा जाता है वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वुड डिस्पैच, ये भी इस डलहौजी के शासनकाल में आया था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हड़प नीति का पहला जो राज्य क्षेत्र जो था जो इसका शिकार हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यानी कि जो इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का के अंतर्गत पहला जो राज्य था जो अधिकार क्षेत्र में लिया गया था ब्रिटिश के, वो कौन सा था, सतारा। हड़प नीति का पहला राज्य क्षेत्र जो था सतारा को लिया गया था दोस्तों, सतारा। ठीक है,
1800 ये 1848 में, ठीक है। और जो अवध प्रांत था, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अवध प्रांत को 1856 में, जो अवध प्रांत था इसे 1856 में, सतारा को 1848 में और झांसी को 1853 में हड़प नीति का शिकार बनना पड़ा, 1853। और इसी का विरोध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, इनसे युद्ध किया था और 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और जो सतारा था, सतारा में उस समय अप्पा साहेब नाम के जो एक शासक थे, अप्पा साहेब, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था 1857 में झांसी से, जो ग्वालियर से शुरुआत होती है दोस्तों, ये किस लिए हुआ था, और इसकी व्यवगत नीति के अंतर्गत झांसी कब शिकार बना इसकी व्यवगत नीति का, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, और रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, और इनका जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर को। 19 नवंबर को इनकी जयंती भी दोस्तों मनाई जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मदन मोहन मालवीय दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, और महात्मा गांधी। अब हम बात कर लेते हैं इस दो ऑप्शन की, ठीक है। इसका राइट दोस्तों आंसर होगा चित्तरंजन दास। राजनीतिक गुरु जो थे नेताजी के राजनीतिक गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु ये कौन थे? चित्तरंजन दास, आप लोग याद रखेंगे। और चित्तरंजन दास का एक अखबार हुआ करता था दोस्तों, यानी कि पत्रिका, फॉरवर्ड पत्रिका, जो 1921 में, फॉरवर्ड पत्रिका के 1921 में संपादक भी बने थे नेताजी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड पत्रिका थी चित्तरंजन दास की, तो उसके 1921 में संपादक भी बने थे, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे चित्तरंजन दास। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो एक स्वराज पार्टी भी दोस्तों बनाई गई थी, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की ये पत्रिका थी फॉरवर्ड, और स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस आप लोगों को पता होगा कि ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष। और 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ती है, त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1939 में दोस्तों इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि इनका काफ़ी विरोध होता है, क्योंकि गांधी जी को ये स्वीकार नहीं था कि दोबारा ये इनकी नीतियां जो थी वो उनको पसंद नहीं थी, ठीक है। इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों 1939 में। और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा क्या बनाया गया था? 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? शीलवर्धन, अतुल कारवाल, आर हरिकुमार, विवेक राम चौधरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
नौसेना प्रमुख दोस्तों पूछा गया है, वर्तमान में कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसे सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट दोस्तों आंसर क्या होगा? आर हरि कुमार, यानी कि सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आर हरि कुमार जो है दोस्तों, आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में, नौसेना प्रमुख। और ये एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर बने हैं। ठीक है, और सील वर्धन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो सील वर्धन जो है वर्तमान में क्या है? CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रमुख हैं दोस्तों, वो कौन है? CISF के प्रमुख, CISF के प्रमुख है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, वो कौन है? सील वर्धन है वर्तमान में। ठीक है, अतुल कारवाल की दोस्तों बात कर ली जाए तो अतुल कारवाल क्या है? NDRF चीफ है, NDRF, नेशनल डिजास्टर, और इसका क्या हो जाएगा? रिजर्व फोर्स। ठीक है, इसके कौन है? NDRF के अतुल कारवाल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर हरि कुमार बता दिया है। और विवेक राम चौधरी जो हैं वायुसेना प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख वर्तमान समय में, वायुसेना प्रमुख। ठीक है, वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? वायुसेना 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1971 को। जो पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया था, उस समय 4 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो नौसेना दिवस नौसेना के द्वारा जो मतलब चलाया गया, अभियान चलाया गया था, उसका नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नौसेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया था पाकिस्तान मतलब जवाब देने के लिए, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एयरफोर्स की जो स्थापना थी, ये 8 अक्टूबर 1932 को थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता? नौसेना वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एस जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या होगा। एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, भूटान के द्वारा। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान। इसका दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है? कोई बताएगा? दूसरा नाम दोस्तों इसका नगदग पेलजी, नगदग पेलजी खोलो। इस सम्मान का दूसरा नाम था दोस्तों नगदग पेलजी खोलो, जो कि भूटान का एक सर्वोच्च सम्मान है। और ये पहले एक मतलब विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा ये जो दिया जाता था भूटान के नागरिकों को दिया जाता था। ठीक है, और ये पहले जो नरेंद्र मोदी जी थे, ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी को और भी कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं। अभी हाल ही में एक सम्मान मिला था, लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट, ये USA के द्वारा दिया गया है।
यूएसए के द्वारा, ठीक है। लीजन ऑफ मेरिट नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है यूएसए के द्वारा, और ये जो है वहाँ के सशस्त्र बलों का एक सर्वोच्च सम्मान है। आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और एक ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, ठीक है। ये भी श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। स्वच्छ भारत जो अभियान चलाया था, इसके लिए बिल एंड, ये किसके द्वारा दिया गया था? बिल एंड मेलिंका गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बिल एंड मेलिंग गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिलिप कोटरल प्रेसिडेंट अवार्ड भी श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। और चैंपियंस ऑफ अर्थ, पर्यावरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये भी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। सियोल पीस प्राइज पुरस्कार जो था ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सियोल पीस प्राइज पुरस्कार। और एक और था किंग हामिद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बहरीन के द्वारा दिया गया है। निशान इजुद्दीन ये पुरस्कार मालदीव के द्वारा दिया गया है। जायद मेडल यूएई के द्वारा दिया गया है। और सेंट एंड्रयू अवार्ड जो था दोस्तों ये रसिया के द्वारा प्रदान किया गया है। और ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ये फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं, ठीक है। जिसमें से जायद लोग आप याद रखेंगे, जायद मेडल है। और लीजन ऑफ मेरिट है, लीजन ऑफ मेरिट जो है यूएसए के द्वारा दिया गया है। जायद मेडल जो यूएई के द्वारा दिया गया है। और सेंट एंड्रयू अवार्ड जो है रसिया के द्वारा दिया गया है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, नेपाल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। अनीता आनंद जो हैं ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बताएगा कोई? जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं की कैबिनेट में अनीता आनंद जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है, ठीक है। ब्रिटेन में 3 लोग हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वो इसके कैबिनेट में काम कर रहे हैं ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में जो बोरिस जॉनसन की सरकार है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? बोरिस जॉनसन, ठीक है। और इनके जो कैबिनेट में कौन कौन लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं? प्रीति पटेल हैं दोस्तों, प्रीति पटेल। ये क्या है वर्तमान समय में वहाँ पे? प्रीति पटेल जो हैं ये गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री, ठीक है। प्रीति पटेल जो ब्रिटेन में हैं। और कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, ठीक है। ये वित्त मंत्री हैं बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में, वित्त मंत्री। और एक लोग और हैं जो आलोक शर्मा, ये भी एक मंत्री हैं ब्रिटेन कैबिनेट में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में नई दिल्ली की वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाल ही में नई दिल्ली के वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हरनाथ संधू, डॉक्टर निकिता सोकल और राजश्री चक्रवर्ती। लास्ट है अविला दर्शन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ दोस्तों जो लोग हरनाथ संधू दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर निकिता सोकल। क्या होगा? डॉक्टर निकिता सोकल को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और राजश्री चक्रवर्ती जो थी, राजश्री चक्रवर्ती
राजश्री चक्रवर्ती जो थी ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। ठीक है, ये क्या रही हैं? फर्स्ट रनर अप। ठीक है, रनर अप, फर्स्ट रनर अप कौन थी? राजश्री चक्रवर्ती। और अविला दर्शन जो थी, अविला दर्शन ये सेकेंड रनर अप रही हैं। ठीक है, सेकेंड रनर अप। और इसकी विजेता कौन रही है? डॉक्टर निकिता सोकल। इन्हीं को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे हरनाथ संधू को कौन सा अवार्ड मिला था अभी हाल ही में? ये मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी का ताज किसे मिला था? हरनाथ संधू को मिला था। और जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का पुरस्कार है, इसका जो ताज किसे पहनाया गया है? डॉक्टर निकिता सोकल को। फर्स्ट रनर अप राजश्री चक्रवर्ती और सेकेंड अविला दर्शन। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मिसेज इंडिया गैलेक्सी पीजेंट जो पुरस्कार है, ये दोस्तों विवाहित जो महिलाएं होती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये पुरस्कार मिसेज इंडिया गैलेक्सी पेजेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कोरिया पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को हम थोड़ा सा बताएंगे भी। आप लोग बताइए सबसे पहले कि ये जो पुरस्कार है, ये जो कोरिया पार्क है दोस्तों, स्थापित कहाँ पे किया गया है? आप लोगों को ये बताना है कोरिया पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो तमिलनाडु दे रहे हैं ये राइट आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु गलत है, आंध्र प्रदेश भी गलत है और महाराष्ट्र भी गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में ही कोरिया पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे? अयोध्या में। कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? अयोध्या में सरयू तट पर जो राम कथा पार्क था दोस्तों, वहाँ पे राम कथा पार्क जो था दोस्तों, राम कथा पार्क सरयू तट पर, उसी का जीर्णोद्धार करके और नाम बदलकर कोरिया पार्क, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? हे होंग ओके पार्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये हे होंग ओके जो थी दोस्तों, ये कोरिया की क्या थी? महारानी थी। हे होंग ओके जो थी ये कहाँ की महारानी थी? ये क्वीन थी दक्षिण कोरिया की। ठीक है दोस्तों, आइए दक्षिण कोरिया की जो महारानी है इनका नाम दोस्तों में वास्तव में क्या था? सूरी रत्ना। इनका दोस्तों नाम वास्तविक था सूरी रत्ना। आइए इनके बारे में बताते हैं। सूरी रत्ना जो थी दोस्तों, ये करीब में 2000 वर्ष पूर्व ये रहने वाली कहाँ की थी? अयोध्या की रहने वाली थी, यानी कि अयोध्या की राजकुमारी थी दोस्तों। और इनका विवाह जो था ये कहाँ गई थी? कोरिया। अपने धर्म का प्रसार करने के लिए दोस्तों पिता के आदेश पर ये कोरिया गई थी और कोरिया में ही इन्होंने वहाँ के महाराजा से शादी कर ली थी। ठीक है, वहाँ के महाराजा दोस्तों जो थे उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। उनका नाम क्या था? किम सोखे। ठीक है, इनसे इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, और इसका जो शहर का नाम था गिमहे शहर था कोरिया का। वहाँ के राजा थे और वहीं पर इन्होंने यहाँ के राजा किम सोखे से शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये रहने वाली कहाँ की थी? सूरी रत्ना ये अयोध्या की रहने वाली थी। करीब में 2000 वर्ष पूर्व ये
कहाँ गए थे? कोरिया अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, और वहीं पर इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। उन्हीं की याद में इस पार्क की स्थापना की गई है। और सबसे खास बात यह है कि करीब में वहाँ से हर वर्ष फरवरी मार्च के हर महीने में, हर प्रत्येक वर्ष दोस्तों फरवरी मार्च के महीने में करीब में 100 के करीब में वहाँ से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी जन्मभूमि पर आते हैं, यानी कि अयोध्या आते हैं। ठीक है, और इन्हीं की याद में इस पार्क की स्थापना जो है सरयू तट पर दोस्तों की गई है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को बताया दे रहे हैं यहाँ पे जो एक और पार्क था जिसकी स्थापना वहाँ के कोरिया के जो रक्षा मंत्री थे उनके और भारत के रक्षा मंत्री दोनों लोगों ने मिलकर की है, वो कहाँ है, कौन सा पार्क है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कोरिया फ्रेंडशिप पार्क। कोरिया फ्रेंडशिप पार्क दोस्तों, कोरिया फ्रेंडशिप पार्क। ठीक है, फ्रेंडशिप पार्क ये कहाँ है? दिल्ली छावनी, दिल्ली छावनी के अंतर्गत है। दिल्ली छावनी, दिल्ली छावनी में है कोरिया फ्रेंडशिप पार्क। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री दोनों लोगों ने मिलकर इस पार्क का क्या किया था? इस पार्क की आधारशिला रखी थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो दक्षिण को जो फ्रेंडशिप पार्क है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और जो ये क्वीन हे होंग ओके जो पार्क है, या कोरियाई पार्क, ये कहाँ है? अयोध्या में सरयू तट पर। तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ या कर्नाटका? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 15 जुलाई 1948 में। एनसीसी, इसे क्या कहते हैं? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखेंगे आप लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं उत्तराखंड, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही इसकी स्थापना की गई है। और ये क्या है आप लोग बताएंगे? ये सुरभि वाटिका पार्क जो है ये क्या है? एरोमेटिक गार्डन है। क्या है दोस्तों? एरोमेटिक गार्डन। ठीक है, और ये लाल कुआं जो पड़ता है हल्द्वानी में, लाल कुआं वन अनुसंधान संस्थान, लाल कुआं स्थित वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ठीक है, एरोमेटिक गार्डन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सी मैप कहाँ पे है दोस्तों? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैथ का क्वेश्चन से पहला। 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, इसका व्यास कितना होगा? दोस्तों सबसे पहले
चक्का की बात की गई, चक्का का आकार दोस्तों कैसा होता है, ये सर्कल के समान होता है, ठीक है। और इसकी ये क्या होती है, ये एक त्रिज्या होती है, यानी कि इसे आर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो पूरा ये होता है, ये सेंटर होता है दोस्तों, और ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास, यानी कि ये होता है 2r। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि जो होती है वृत्त की दोस्तों, परिधि क्या होती है, यानी कि इसका परिमाप जो होता है, परिधि 2 पाई आर, ठीक है। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको बताई गई। अब आइए हम लोग ये क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जो पहिया होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है, तो किसके बराबर, ये जब एक चक्कर पूरा लगाएगा तो ये अपनी परिधि के बराबर, परिधि क्या होती है दोस्तों, ये जो बाहरी किनारा होता है इसी को परिधि कहते हैं। इसका साइज कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है वृत्त की, और ये जब एक राउंड लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर ये अपनी दूरी तय करेगा, ठीक है दोस्तों। कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर। तो जो पहिया द्वारा चली गई दूरी, जो पहिया द्वारा चली गई दूरी होगी किसके बराबर होगी, पहिया द्वारा चली गई दूरी दोस्तों क्या होगी, एक बार में 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन कितने बार हमें कराना है, n टाइम, क्योंकि 4000 बार परिक्रमा करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नंबर हो जाते हैं, जितनी बार चक्कर लगाएगा वो इसकी संख्या होती है n। तो n की वैल्यू दोस्तों आप लोगों को दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 4000, ठीक है। 4000 बार ये चक्कर लगाता है। और r की वैल्यू दोस्तों आपको फाइंड करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। और 8.8 किलोमीटर जो है चली गई दूरी कितनी है टोटल, चली गई दूरी जो है 8.8 किलोमीटर है। कितनी है, 8.8 किलोमीटर। आइए वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। पहिए द्वारा चली गई दूरी दोस्तों यहाँ पे रखते हैं 8.8 किलोमीटर, लेकिन ये किस में है, आंसर में सेंटीमीटर में देना है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। है किस में, किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब n की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 4000 वैल्यू है n की, ठीक है। आप लोगों को दी गई क्वेश्चन में। और 2 है फार्मूले में, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे रहने देंगे। आप देखते हैं हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ये 3 जीरो है दोस्तों, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 8.8 है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 88। और इसके दो जीरो हैं यहाँ पे, तो 1 जीरो बचेगा, क्योंकि 1 दशमलव है, इधर बढ़ जाएगा 1 अंक, तो ये हो जाएगा 880 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 27/7 इंटू आर, ठीक है। अब देखते हैं इसे हम फिर जो कट रहा है काट लेते हैं। 22 चौक कितना होता है, 22 चौक 88, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 40 आएगा, ठीक है। अब 4 दाम 40, 4 से काट दिया, 10 आया, 2 पंची 10, ठीक है। अब इधर कितना बचा है, 5 इज इक्वल टू R/7, कितना बचा है, R/7। तो ये R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, R की वैल्यू आ जाएगी 35, 35, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना क्या है, इसका व्यास बताना है। व्यास क्या होता है, R का 2 गुना होता है, यानी कि व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास 2 इंटू R। R की वैल्यू कितनी लिख ली, 35 दूना 70 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। जिसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर दोस्तों होगा बी, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं।
जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है दोस्तों। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बता दिया इसका, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। परिधि जो होती, परिधि की आवश्यकता थी, परिधि होती है 2 पाई आर। जो पहिया एक चक्कर जब दोस्तों लगाएगा, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो जब एक चक्कर अपना ये एक राउंड पूरा करेगा तो अपनी परिधि के बराबर, यानी कि जो इसकी बाहरी दूरी होगी उसी के बराबर ये एक चक्कर में दूरी तय करेगा। यानी कि एक चक्कर में कितना चलेगा, 2 पाई आर। हमें निकालना कितनी है, एन टाइम, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 4000, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पहिए द्वारा चली गई दूरी 4000 थी। और मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती, रख दी। आर फाइंड करना है। चली गई दूरी कितनी थी दोस्तों, इसके द्वारा चली गई दूरी थी 8.8 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे 8.8 किलोमीटर रख दिया। लेकिन हमें वैल्यू किस में बतानी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करना था इसे, किलोमीटर को। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो कट रहा था काट दिया, जो बचा वो आया आर इक्वल टू 35। बताना व्यास था, इसलिए आर को 2r करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वैल्यू इसकी कितनी आ गई दोस्तों, व्यास की 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे भली बात देख लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं में प्रत्येक कोण इसका जो बराबर होता है वही समबाहु त्रिभुज होगा। जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी प्रत्येक कोण इसका कितना होता है, 60-60 का। मान लीजिए दोस्तों ये इसकी भुजा है ए, तो ये है, तो ए भी ए होगी और ए भी ये ए होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है, तो ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगी h, ये हो गई ऊंचाई। तो हमें बताना क्या है, इसकी ऊंचाई दी गई है, यानी कि h की वैल्यू दी गई है, और इसका क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/2a होती है। क्या होती है, √3/2a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है दोस्तों √3/2a, और इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बता देते हैं ये कैसे निकलती है, अगर आप लोग देखना चाहें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई, तो ऊंचाई की जगह पे हम रख देंगे √6, और होती कितनी है, √3/2a, ठीक है। रूट से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर √6 है, इधर √3 है, और तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। एक साइड में दोस्तों क्या है, √3 है। बताइए आप लोग कैसे किया जाएगा ये। देखो दोस्तों हम बता रहे हैं कैसे किया जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हो, रूट में √3 × 2 लिख सकते हो। ये हो जाएगा √3/2a, ये √3 × √2 इज इक्वल टू √3/2 a। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 2√2, ठीक है। √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √2 में लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √2, और ये बटे वाला इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a = 2√2। यानी कि जो भुजा आ गई इसकी कितनी आ गई, 2√2। अब हमें बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग ये देख लीजिए। क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4
इंटू 2 दूनी 4 √2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी आंसर आ जाएगा 2√3। कितना आएगा 2√3। इसका राइट आंसर क्या होगा ए। क्या होगा ए। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा ए 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है कि वर्ग सेंटीमीटर में कि मीटर में। आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है कैसे निकाली जाती है, ये भी समझ लीजिए जिससे कि आप लोग भविष्य में क्वेश्चन आसानी से कर पाएं। ठीक है, ये भुजा है पूरी ए है तो इतनी की इतनी हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी। ये a है तो ये a है। आपको ये फाइंड करना है h। h कैसे निकाला जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज का जो रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है a का स्क्वायर, लंब कितना है h का स्क्वायर प्लस आधार कितना है a/2 का स्क्वायर। देख लीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, a स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 4 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये इस साइड में आएगा, बीच में प्लस है। तो 1 मिनट, a स्क्वायर बाई 4 है और इधर a स्क्वायर है। ठीक है, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू इधर बचेगा h स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा 3, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर बाई 4 यानी कि h। तो ये हो जाएगा दोस्तों h स्क्वायर। h से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूल लग जाएगा, h से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूल लगता है, तो हो जाएगा √3। a स्क्वायर है तो ये a बचेगा रूट से निकलने के बाद, और नीचे क्या बचेगा 2। यही हो जाती है ऊंचाई h। ठीक है, यही ऊंचाई है, इस तरह से निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों देखिए, मान लीजिए एक वर्ग है। दोस्तों वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। माना कि दोस्तों माना कि वर्ग की भुजा कितनी थी पहले, एज इक्वल टू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 थी पहले। ठीक है, अब ये 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 11, क्योंकि 10% बढ़ाई जा रही है। 10 का 10% निकालेंगे कितने, कैसे निकलेगा 10 मल्टीप्लाई 10/100, 10 दाम 100 कितना आया 1। ठीक है, 10 पहले से थी तो ये 10 से कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई, यानी कितना हो गई 11 हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है, क्योंकि ये बात की जा रही किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये 10 दाम में 100 यानी कि ये हो जाएगा 100, पहले 100 थी, मतलब इसका क्षेत्रफल जो था 100 वर्ग सेंटीमीटर था। अब कितना होगा बढ़ के ये 121 हो गया। अंतर कितना आ रहा दोनों में, आपका क्षेत्रफल है ये पहले का है, क्योंकि 10 से 11 हो रही थी साइड ना, जब साइड 10 से 11 हो रही थी दोस्तों तो इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आ रहा है, ये 10 दाम में 100, 11 11 11 ग्रेम 121, यानी कि अंतर कितना आया 21 का। तो
प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, अंतर आया 21 गुणे 100 बटे आधार कितना होगा 100, क्यों पहले 100 थी, यही आधार हो जाएगा, यानी कि 21% राइट आंसर। ठीक है, एक विधि और दोस्तों होती है, वो भी देख लीजिए। दूसरी विधि होती है दोस्तों प्रतिशत वृद्धि। इसमें होता है a प्लस a इंटू a इज इक्वल टू 100। ये मान लीजिए कितनी थी 10, ये 10 तो ये 10 20 हो जाएगा, प्लस 10 धाम में 100 बटे 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21%। ये दूसरी विधि है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक घन के बिकट की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, इसका आयतन दोस्तों बताना है। घन जो होता है दोस्तों, घन कैसी आकृति होती है, एक 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 3D। आइए दोस्तों हम आप लोगों को समझाते हैं कैसे करना है। देखो वर्ग जो होता है दोस्तों, वर्ग 2D होता है, और वर्ग से मिलके ये क्या बनता है, घन। इसकी भी सभी साइड जो होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी साइड से दोस्तों बराबर होती हैं। इसी को घन या क्यूब कहा जाता है, और वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये घन है। ठीक है, अब घन में क्या होता है, सभी साइड दोस्तों बराबर होती हैं। आपको इसमें क्या बताना है, बिकट की जो लंबाई दी गई है वो दी गई दोस्तों 6√3। बिकट दोस्तों क्या होगा, इसका इस कोने से इस कोने पे जो रॉड रखा जाएगा, एक सबसे बड़ी जो छड़ होगी इसके अंदर रखी जाएगी, वही इसका जो होगा बिकट होगा। ये 6√3 दिया गया है। ठीक है, अब इसके जो फेस होते हैं, फेस इसमें कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। ये 2 3 4, एक पीछे 5 और सामने वाला 6 फेस होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फेस जो होता है क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। अब आपको इस वर्ग का बिकट तो आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। वर्ग का बिकट सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये भुजा कितनी है, ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि जो बिकट है ये d सेंटीमीटर लंबा है। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। वैसे तो फार्मूला इसका होता है डायरेक्ट इसका दोस्तों फार्मूला होता है a√3। बिकट जो होता है, पहले क्वेश्चन ही समझ लो। बिकट जो होता है घन का बिकट होता है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में अभी समझा दें कैसे निकाला जाता है। a√3। ठीक है दोस्तों, a√3, ए कितना है, बिकट कितना है 6√3, और ये a√3 होता है कोई मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो √3 से √3 कट जाएगा, ए कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका आयतन क्या होता है, जो आयतन होता है घन का आयतन जो होता है दोस्तों क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 6 गुणे 6 36 छक्का 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, घन सेंटीमीटर में आएगा आंसर, क्योंकि घन है ना, तो घन होगा तो आंसर क्या आएगा, घन में। ये वर्ग सेंटीमीटर दिया गया इसलिए गलत है, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर 2D में होता है और घन सेंटीमीटर जो होता है 3D आकृतियों में होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते थे ये कैसे निकाला गया है। आइए ये समझा दे रहे हैं आप लोगों को हम। तो ये जैसे नीचे वाला जो है ये एक वर्ग है दोस्तों, ये वाला ये वर्ग है, वर्ग का ये बिकट है। वर्ग का बिकट क्या होता है दोस्तों, वर्ग का बिकट जो होता है ये होता है भुजा√2। ठीक है, वर्ग का बिकट निकाला कैसे जाता है। अब वर्ग का बिकट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
पाइथागोरस जो फार्मूला होता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आप ये वर्ग का विकर्ण निकाल पाएंगे। वर्ग का विकर्ण जो निकालने के बाद आया यानी कि आया ये a√2, ठीक है, यानी कितना आ गया ये a√2। अब दोबारा इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें हम वही पाइथागोरियन वाली जो पाइथागोरस का फार्मूला है, कौन सा है, कर्ण का स्क्वायर। ये आप लोगों को निकालने के लिए बता रहे हैं कैसे ये आया है a√3, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना था यानी कि d था, लंब हमने निकाला था, लंब कितना था, a था, और ये आधार जो हमने भी निकाला था कितना आया था, √2a। वर्ग का जो विकर्ण था वही इसका आधार था। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा ये दोस्तों, a स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3a स्क्वायर, ऐड कर लेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, √3 हो जाएगा और ये a हो जाएगा, यानी कि यही होता है h। जो इसका विकर्ण जो होता है दोस्तों √3a होता है। इस तरह से ये निकाला जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। प्लाज्मोडियम का संबंध किस रोग से है, पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लाज्मोडियम का संबंध किस रोग से है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मलेरिया दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया जो होती है प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी, ये सारी हैं, पायरिया है, मलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस, ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ संघ का एक जीव होता है दोस्तों, और ये जो मलेरिया होती है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है कौन, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम, इसका जो मलेरिया का वाहक होता है दोस्तों वो कौन होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज। और कारण जो होता है इसका, कारण में क्या होगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ संघ का एक मतलब ये जीव होता है दोस्तों, ये होता है इसका मूल कारण, और वाहक जो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पायरिया जो है ये भी एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। निद्रा रोग जो कि सीसी मक्खी के काटने से होता है, किसके काटने से होता है, सीसी मक्खी काटने से होता है, लेकिन ये भी प्रोटोजोआ जनित एक बीमारी होती है। पेचिस तो आप लोगों को पता ही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किण्वन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उत्क्रमणीय। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन जो होता है जिसके द्वारा शराब इत्यादि का निर्माण किया जाता है वो क्रिया कहलाती है किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन, ठीक है। जैसे गन्ने का जो जूस होता है, ठीक है दोस्तों, उसका सिरका बनाना इत्यादि जो होता है ये क्या कहलाती है, किण्वन क्रिया कहलाती है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है दोस्तों, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों, उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक जो होता है, अभिकारक उत्पाद में जब बदलता है फिर उत्पाद जो होता है वो अभिकारक का कार्य करने लगता है। जैसे नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों, ये इस तरह समझ सकते हैं, नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों ये हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ जब क्रिया करती है, इसका जो प्रतीक होता है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएंगे अभिकारक, क्या हो जाएंगे, अभिकारक दोस्तों हो जाएंगे। और इसमें बनेगा क्या, NH3,
2NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, और यही इसका पुनःचक्रण होकर यानी कि जो अमोनिया बनी है यही अमोनिया दोबारा किसका कार्य करेगी दोस्तों, ये अभिकारक का कार्य करेगी। फिर ये इसी तरह टूट जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, मतलब जिसमें अभिकारक के बाद जो उत्पाद बनता है दोस्तों, ये उत्पाद जो होता है दोबारा फिर अभिकारक का कार्य करता है, यही क्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। और इसका साइन जो होता है इस तरह से बनाया जाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, फिर ये टूट कर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप लोग समझ गए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल जैसे होता है दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें जैसे बर्फ के टुकड़े का पिघलना, ठीक है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी तभी बर्फ का टुकड़ा पिघल पाएगा। और जो पानी और बुझे हुए चूने को जब मिलाया जाता है दोस्तों तो उससे एक ऊष्मा निकलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऊष्मा छेपी का। और अम्ल का तनुकरण जो होता है, यानी कि उसे जब डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें भी एक एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है, उसे भी कौन सी क्रिया होती है, वो ऊष्मा छेपी क्रिया होती है। जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा छेपी है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वासिरकोर रोग किसकी कमी से होता है, अमीनो एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई या कार्बोहाइड्रेट। या दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासिरकोर होता है। और क्वासिरकोर के अलावा एक और मायरास्मस क्या होता है, मायरास्मस और क्वासिरकोर दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, प्रोटीन की कमी से मायरास्मस और क्वासिरकोर बीमारी दोनों होती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन डी से क्या क्या होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों, और ओस्टोमलेशिया रिकेट्स जो होता है दोस्तों ये छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। और ओस्टोमलेशिया होती है ये सभी में हो सकती है, बड़े लोगों में। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, हड्डियाँ खोखली होकर कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। और ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है। और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। एग्जाम में भी पूछा गया ब्यूटी विटामिन की संज्ञा किसे दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ई। इसे टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में वायरस जनित बीमारी है, आप लोगों को इसमें बताना है कौन सी वायरस जनित बीमारी, रेबीज है, पोलियो है, मीजल्स है, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। जी हाँ, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। रेबीज है, पोलियो है, मेजल्स है, ये सभी वायरस जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, आप लोग याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं रेबीज, पोलियो, मेजल्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी टैगलाइन है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ये टैगलाइन है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। ये योजना कब शुरू होती है, 19 फरवरी 2015 में। कहाँ से शुरू होती है, सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, इसी की एक टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या पुडुचेरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 100% सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दीव। क्या होगा, दीव जो है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जैविक केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक केंद्र शासित 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे दिया गया? लक्षद्वीप को। ये भी आप लोग याद रखेंगे, लक्षद्वीप। राज्य में कौन सा है? सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा? लक्षद्वीप है, जिसे 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्यों में सिक्किम को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध में पीलेपन का मुख्य कारण है? लैक्टोज, केसीन, एंथोसाइनिन या कैरोटीन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। दूध, जो गाय के दूध का पीलापन होता है दोस्तों, वो कैरोटीन के कारण होता है। इसमें जो शर्करा होती है दोस्तों, लैक्टोज होती है, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और केसीन क्या होती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है दोस्तों, प्रोटीन होती है। ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? गाजर का लाल रंग। गाजर का दोस्तों जो लाल रंग होता है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये याद रखना और सभी क्वेश्चंस पे एक बार दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके जो ICAR IARI टेक्नीशियन T1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने पूरा प्रयास किया दोस्तों आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा भी कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं। और दोस्तों जो लोग नए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग कृपया इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।